बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो में अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी किसी परमाणु के नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी विलगित उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ये भी एक एनर्जी की टर्म है। यानी जब एक अकेला एटम होता है, गैसीय स्टेट में होता है, यानी एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं, एक मोल विलगित गैसीय परमाणु द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है, यानी उसके नाभिक से कोई बाहर से आके इलेक्ट्रॉन बंधित होता है, तो उस समय जो एनर्जी चेंजेज होता है वो अवशोषित भी हो सकती है ऊर्जा और उत्सर्जित भी हो सकती है, तो उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। वास्तव में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का माप है। जनरली जब हम ये कहते हैं कि इस एटम की ईए अधिक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है, तो इसका मतलब वास्तव में ये होता है कि वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, या मैं ये कहूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने से काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और यहाँ एक नई टर्म और डिफाइन की जाती है आजकल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जगह हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वास्तव में क्या है? आप देखोगे कि हमने इसको ईए से व्युत्क्रम लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है? भाई ईए का मतलब है इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कितनी प्रवृत्ति है। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से आके जुड़ता है, यानी वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, तो उस अट्रैक्शन में जो एनर्जी चेंजेज है उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं। तो डेफिनेशन वाइज दोनों चीज़ें एक जैसी है, सेम ही है, लेकिन यहाँ एक फ़र्क ये है कि थर्मोडायनेमिक्स की जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम जब किसी सिस्टम से एनर्जी निकलती है तो उसका नेगेटिव साइन लेते हैं, यानी उत्सर्जन के लिए हम नेगेटिव साइन लेते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। और जब एनर्जी खर्च होती है यानी अवशोषित होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो अगर हम किसी एलिमेंट के लिए ये कहें कि इसकी ईए अधिक है, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऋणात्मक मान अधिक है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ने से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से करेंगे? पहला है एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या, परमाणु का साइज। अगर परमाणु का साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, तो ईजीए का ऋणात्मक मान कम होगा। दूसरा हम बात करते हैं नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को उतना ही अधिक आकर्षित करेगा, और आकर्षित करने का मतलब क्या हुआ कि उसकी ईए अधिक होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन के प्रति उसको बांधने की प्रवृत्ति उसमें ज़्यादा होगी, तो उसके लिए ईजी का ऋणात्मक मान अधिक होगा। इन जनरल हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, तो ऐसे विन्यास वाले जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत ही कम रखते हैं, तो उनकी ईए जो है वो या तो बहुत कम होती है या लगभग शून्य होती है। अब हम बात करते हैं क्रमागत इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इस दौरान जो एनर्जी चेंजेज होता है वो फर्स्ट ये हो गया। फिर अगर ऋणायन जो बन गया, अच्छा, जब पहला इलेक्ट्रॉन जब हम उदासीन परमाणु में जोड़ते हैं तो अधिकांश परमाणुओं के लिए ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब समझे कि जब किसी उदासीन परमाणु में हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आकर उसमें जुड़ता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी हमेशा जब आकर्षण होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है? अच्छी मात्रा में आकर्षण है। जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन और जोड़ते हैं
तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज ना हो करके एनर्जी खर्च होगी, यानी अवशोषित होगी, यानी बाहर से एनर्जी दे करके जोड़ना पड़ेगा उस एटम की, उस रिनाइन की। अब वो एटम नहीं रहा, वो रिनाइन बन गया। उस रिनाइन की जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी है नहीं, तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसी प्रकार आगे भी, जैसे जब वो A2- आयन बन गया, जैसे हम कोई एलिमेंट A ले रहे हैं, A2- आयन बन गया, तो आगे उसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। आगे के सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। अगर हमें पूछा जाए कि अगर पहला प्रोसेस है, पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो इन जनरल बहुत सारे एटम्स के अंदर ये एक्सोथर्मिक होता है। कुछ जैसे इनर्ट गैसेज हो गई या क्षार मृदा धातु हो गई, उनके लिए अलग ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति नहीं होती जोड़ने की, तो वहाँ धनात्मक मान आ सकता है इसका। बाकी Eg का ऋणात्मक मान ही आता है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने के बाद दूसरा जोड़ें, तीसरा जोड़ें, आगे कितने भी इलेक्ट्रॉन जोड़ते जाएं, तो वो सारे प्रोसेस एंडोथर्मिक होंगे। अगर हमें 2 या 3 इलेक्ट्रॉन एक साथ जोड़ने का दिया जाए और पूछा जाए कि सारा प्रोसेस मिला के पहला जोड़ने में निकली, दूसरे में खर्च हुई, सब को अगर हम जोड़ तोड़ करके देखें तो प्रोसेस क्या होगा, तो भी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होगा, क्योंकि बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं उसमें पहले में जो निकलती एनर्जी उससे ज़्यादा खर्च हो जाती है। और Ea का जो ऑर्डर है वो हमेशा Ea1 जो है वो अधिक होगी, यानी पहले उदासीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। फिर जैसे जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते जाएंगे तो उसकी प्रवृत्ति कम होती जाएगी, या मैं कहूँ कि Eg का ऋणात्मक मान कम होता जाएगा या धनात्मक मान बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक वेरिएशन क्या है, किस प्रकार ये आवर्त सारणी में जब हम एक पीरियड और एक वर्ग में इसका परिवर्तन देखते हैं तो वो क्या होता है। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि अक्रिय गैसें और क्षारीय मृदा धातुएं जो हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और नोबल गैसेज जो हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ऑलमोस्ट जीरो होती है। इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक पीरियड में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, इन ए पीरियड मूविंग लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीजेस। हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो साइज अगर कम होगा, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी Ea का मान बढ़ेगा या Eg का ऋणात्मक मान बढ़ेगा। अगर हम एक वर्ग की बात करें तो एक वर्ग में हम टॉप टू बॉटम जाने पर साइज जो है बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी और Ege बढ़ेगी, यानी Ege का ऋणात्मक मान कम होगा। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर हम ऑर्डर की बात करें कुछ एलिमेंट्स के लिए, तो जैसे अक्रिय गैसों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे कम होगी, उसके बाद बेरिलियम हो गया, फिर नाइट्रोजन, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ थोड़ा ट्रेंड में आपको वेरिएशन मिलेगा। ठीक इसी प्रकार इससे निचले वाले एलिमेंट्स की बात करें तो हैलोजेंस में कायदे से फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है। इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो क्लोरीन की ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर सल्फ़र की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फॉस्फोरस की और फिर नाइट्रोजन की। तो ये कुछ आपको ट्रेंड दिए गए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन जनरल ऊपर से नीचे जाने पर हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, लेकिन दूसरे आवर्त से तीसरे आवर्त के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है। इसकी एक्चुअली वजह ये होती है कि दूसरे आवर्त के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत छोटे आकार में, और छोटे से आकार में इतने सारे इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हावी हो जाता है। और तीसरे आवर्त में थोड़ा सा साइज ज़्यादा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कम कर दे, आकर्षण बहुत कम हो जाए, इतना भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन यहाँ पे कम हो जाता है। इस वजह से नाइट्रोजन से नीचे आने वाले फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नाइट्रोजन से अधिक होती है, इसी प्रकार ऑक्सीजन से सल्फ़र की अधिक होती है, इसी प्रकार फ्लोरीन से क्लोरीन की अधिक होती है। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका परिचय। अगले में वीडियो में अपन बात करेंगे इनके ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस और रीजनिंग की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।